हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बातचीत करेंगे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। माय डियर फ्रेंड्स, पूरे के पूरे हमारे जितनी भी सिक्योरिटीज़ मार्केट है उन सबको रेगुलेट करने के लिए किसी ना किसी एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो कि उसको पूरी तरह से रेगुलेट करे। वहाँ पर होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को जो है चेक करे कि क्या वो सही तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही। और अगर हम पूरे के पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। ठीक है जी। सिक्योरिटीज मार्केट, बैंकिंग और पेंशन जो है ये बहुत बड़े जो है सेक्टर है। और इसीलिए जब आप बातचीत करते हो तो फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेशंस की जब बात आती है तो पूरे इंडिया में ये चार ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं जो कि रेगुलेटर्स का रोल अदा करती है। रेगुलेटर्स हैं ये, यानी फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करना है। और हमें कंज्यूमर जो कि फाइनेंशियल मार्केट में प्रोडक्ट में पैसा लगाते हैं, सर्विसेज में पैसा लगाते हैं, क्या उनके साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं कोई उनके साथ गलत तो नहीं कर रहा, राइट। उनके पूरे के पूरे रेगुलेशंस जो हैं वो यही रेगुलेटर्स जो है बनाते हैं और फाइनेंशियल मार्केट सही तरीके से चले। इसके लिए चार रेगुलेटर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आरबीआई है जो कि बैंकिंग और मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। दूसरा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि हर तरह की सिक्योरिटी को रेगुलेट करता है, पूरी की पूरी सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है। फिर देश में इंश्योरेंस का बहुत बड़ा काम है तो भैया आईआरडीएआई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितनी भी बड़ी इंश्योरेंस मार्केट है क्योंकि पैसा यहाँ पर भी जाता है, राइट, ये उसको रेगुलेट करता है। और फिर पेंशन फंड्स में बहुत पैसा जाता है तो इसीलिए पेंशन फंड को रेगुलेट करने के लिए और उनकी डेवलपमेंट करने के लिए उसकी एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पूरी पेंशन मार्केट को जो है रेगुलेट करती है। तो देखा जाए तो इसमें जितना फाइनेंस है वो तो सारा का सारा आ गया। इसीलिए इन चारों को किसको जो है एक तरह से रिपोर्ट करना पड़ता है और किसके परव्यू में रहकर काम करना पड़ता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये चारों के चारों आते हैं और इन चारों को अपने अपने जो भी जिन भी एरियाज़ को देख रहे हैं उन सभी के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करना है। और अल्टीमेटली यही है कि जो भी व्यक्ति इसमें इस एरिया में पैसा लगा रहा है वो सेफ रहे। ठीक बात है कि नहीं? तो अब वो सेफ रहे तो पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ चेक करनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ से लूप होल हो सकता है, उन सबको पकड़ना पड़ेगा, राइट। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रोल अगर हम इसकी बात करें तो देखा जाए तो पूरी की पूरी शेयर मार्केट है, वहाँ पर डिपॉजिटरीज है एनएसडीएल और डिपॉजिटरी पार्टिस एनएसडीएल सीडीएसएल की बात की थी हमने, और बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको मैंने ब्रोकर के रूप में आपको बताया कि बहुत सारे ब्रोकर्स भी हैं। और म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत सारी हैं, एएमसीज हैं, ठीक है। और जब म्यूचुअल फंड की ही हम सारी की सारी बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में हमने म्यूचुअल फंड की बात की, डिपॉजिटरीज की बात की, कस्टोडियंस की बात की, आरटीएस की बात की, ठीक है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स की। इन सभी को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए इन सब के ऊपर निगाह बना के रखी जाए, उनको रेगुलेट किया जाए, ये सारा का सारा काम सेबी देखता है। तो मैं यहाँ से जो शेयर मार्केट का सारा काम है वहाँ पर भी जो सेबी देखता है, मैं उसके बारे में ज़्यादा भी यहाँ पर बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि हमारा जो ये पूरा का पूरा काम है, जो पूरा का पूरा कोर्स चल रहा है म्यूचुअल फंड की बात कर रहा है, राइट। तो म्यूचुअल फंड से जुड़ी जितनी भी हमने बातें पिछले चैप्टर में पढ़ी, जितनी भी बातें पढ़ी, उन सभी के अंदर आपने बहुत सारी वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे थे, ये वही हैं, राइट। इन सभी को रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है? सेबी, ठीक है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हर एक का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसका ऑर्गेनाइजेशन का। तो वहाँ पर वो प्रियम्बल लिखते हैं, अपना प्रियम्बल लिखते हैं जी, हमारा मेन मोटिव एक ही है कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको एजुकेट करना, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताना, ठीक बात है। और ये जो पूरी फाइनेंशियल मार्केट है इसको डेवलप करना, डेवलप होगी तो बड़े लेवल पर जाएगी, बड़े लेवल पर जाएगी तो कंट्रोल भी उतना बड़ा चाहिए होगा, इसीलिए पहले से रेगुलेशंस बना के रखते हैं। तो जब आप उनका प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में आपको क्या नजर आएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में? आइए देखें। इट डिस्क्राइब्स द बेसिक फंक्शंस ऑफ सेबी। फंक्शन क्या है कि इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना और डेवलपमेंट करना, रेगुलेट करना सिक्योरिटीज मार्केट को, और उनसे जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं, इंसिडेंटल मैटर्स जो भी जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे उनको देखना।
अब हम बातचीत करते हैं कि रेगुलेशंस जो किए जा रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो थ्री फोल्ड उसका ऑब्जेक्टिव है, यानी थ्री मेन ऑब्जेक्टिव आपको इन रेगुलेशंस के नजर आएंगे कि बताओ जी बताओ आप रेगुलेट क्यों करना चाहते हो। भाई सबसे पहला कारण तो ये है कि कंपनी जो सिक्योरिटीज इशू करती है, शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, म्यूचुअल फंड्स इशू करती है, तो उसके पीछे उनका क्या मकसद है, उस फंड के बारे में, उस शेयर्स के बारे में, उन डिवेंचर्स के बारे में कंप्लीट डिस्क्लोजर उस कंपनी को देना पड़ेगा कि वो इस पैसे का क्या करेगी। तो आपसे बहुत सारे डिस्क्लोजर्स मंगाए जाएंगे फ्रॉम द इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज कि भाई तुम कहीं गलत ना कर दो। और दूसरी बात ये कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास पैसा लगा रहा है उसको पूरा का पूरा जितना भी डिटेल हो जानने का हक है, इसीलिए वो पूरे की पूरी कंप्लायंस के लिए उन्हें कहा जाता है। फिर उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो एफिशिएंटली हो रही हैं, यानी कोई सिक्योरिटीज़ को खरीद रहा है, कोई सिक्योरिटीज़ को बेच रहा है, तो वो एफिशिएंटली काम हो रहा है, यानी कम खर्च में ज़्यादा काम। दैट मीन्स लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वहाँ पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद बात करें तो अपार्ट फ्रॉम द अबव वेरियस अदर एरियाज ऑल्सो वारंट रेगुलेशंस सच एज, और कौन से हैं कि जी जो स्पेकुलेशन होती है ना स्टॉक मार्केट की, उनको पकड़ना, उनको रोकना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि हमें अगर किसी चीज़ के बारे में पहले ही पता लग जाए कि इसके अंदर ये बहुत बड़ा जो एक काम होने वाला है, जैसे मान लो एक कंपनी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, या कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट खबर की बहुत बड़ी डील चल रही है और उस डील के बाद इस कंपनी का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, अगर वो खबर मार्केट में आने से पहले, जाहिर सी बात है अंदर के लोगों को तो पता होगी। अब अंदर के लोगों को अगर ये पता लग जाए कि डील ऑलमोस्ट पक्की हो चुकी है, तो वो क्या करेगा, उसने अपने लोगों को बता दिया कि भाई जम के इस कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले एक महीने बाद जब ये खबर बाहर आएगी तो शेयर्स के रेट बिल्कुल आसमान छुएंगे, फटाफट से जो है शेयर्स खरीदने शुरू करो। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, यानी कि अंदर के व्यक्ति ने ही बाहर के लोगों को बताकर अपना फ़ायदा कर लिया, राइट। तो ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना बेहद ज़रूरी है। और उसी तरीके से जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका मेन मकसद क्या होता है जी, कम खर्च में पूरे फंड को यूज़ करके बेस्ट रिटर्न्स कमाना, लेस रिस्क के साथ। तो कहीं वो अननेसेसरी ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे। और अगर कोई इशूअर्स है डेट के, यानी उन्होंने डिवेंचर इशू किया और लोन लिया मार्केट से, तो कहीं जो सिक्योरिटीज़ वो रख रहे हैं, जैसे लोन दे, कोई भी व्यक्ति आपको लोन देगा तो सिक्योरिटी लेगा, तो जो भी वो सिक्योरिटी के रूप में रख रहे हैं, कहीं वो सिक्योरिटी की वैल्यू कम तो नहीं है। यानी आपसे 1 करोड़ का लोन लेकर उसने आपने 50 लाख की सिक्योरिटी दे दी, तो बहुत ही कम है ना। जबकि आप बैंकों में लोन लेने जाते हो तो वो क्या करते हैं, अच्छा 1 करोड़ का लोन चाहिए तो ठीक है 1 करोड़ 20 लाख की सिक्योरिटी लाओ। अगर आपके पास 1 करोड़ 20 लाख की सिक्योरिटी है तो वो आपको 1 करोड़ का लोन दे देते हैं। तो ये जो है इस तरह से कहानी चलती है। लेकिन अगर वो सिक्योरिटी ही ला के 50 लाख के सामने रख दे तो बताइए क्या उसकी वैल्यू होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये सारी बातें क्या ज़रूरी है कि नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है। और इन्हीं सबको चेक करने के लिए ही माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, इन्हीं सब चीज़ों को चेक करने के लिए सेबी काम करता है। ठीक बात है कि नहीं। इफ सच एक्टिविटीज आर अनचेक्ड द ट्रस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स वुड बी लॉस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट। अगर जैसे ही आप देखो स्कैम 1992 की कहानी याद करो, अगर उस समय कुछ लोगों ने मार्केट को आर्टिफिशियली बढ़ा दिया तो जो व्यक्ति बर्बाद हुए उस दौरान, उनका भरोसा तो मार्केट से उठ ही गया। सो अल्टीमेटली जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो तो सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद बहुत एक बार गिर जाओ पूरी तरह से तो भैया उठने में समय लग जाता है। दिस वुड फर्दर ड्राई अप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि विदेशों से भी आनी कम हो जाएगी अगर ऐसी गड़बड़ होने लग गई। जो हाउस होल्ड हैं वो भी सेव करके कैपिटल मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी हाउस होल्ड कमाई कर रहा है उसकी जो सेविंग हो रही है वो पैसा कैपिटल मार्केट में जब आता है तो बिजनेस कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है, देश की तरक्की बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसी कारणवश जो है ये देखा जाता है कि इन्वेस्टर का विश्वास बना रहे, और उस विश्वास को बनाने के लिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये काम करता है। ठीक है ना।
एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आए हैं। सेबी ने 1996 में अपने म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस जो बनाए थे, माय डियर फ्रेंड्स, वो तो बनाए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1996 के रेगुलेशंस को बनाने के बाद उन्होंने उसमें कोई चेंज ही नहीं किए। लगातार उसमें अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, समय के बदलाव के साथ वहाँ पर भी चेंजेस लाते रहते हैं, वेरियस रेगुलेशंस सर्कुलर्स आते रहते हैं, ताकि जो भी कहानी चल रही है उसमें इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन जो है ना वो प्राइम इंपॉर्टेंस रखी जा सके, बनी रहे। एंड टू एम्पावर द इन्वेस्टर्स टू टेक द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यानी जो भी इन्वेस्टर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले तो क्लियर कट उनके सामने वो सब चीज़ें रखी हों। The regulations have covered many aspects such as investor services, NAV के बारे में, वैल्यूएशन की नॉर्म्स, डिस्क्लोजर की नॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट की नॉर्म्स। तो जब आप देखते हो कि AMFI बनी, उन्होंने भी डिस्क्लोजर किया, सेबी पहले डिमांड करता है सभी को, जो भी इसके अंदर लोग आके म्यूचुअल फंड में काम करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में काम करना चाहते हैं या कोई और तरीके से काम करना चाहते हैं, सेबी से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वो आके अपने बारे में बताते हैं, जी हम बिल्कुल सही तरीके से काम करते हैं, हम किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं करते। तो जब इस तरीके से हर एक पर शिकंजा कसा होगा तो कोई गलत काम करने की कोशिश नहीं करेगा। फिर भी बहुत सारे अवांछनीय तत्व हैं, शरारती तत्व हैं जो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, इसीलिए लगातार जो है वो जो चेंजेस है वो करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बने रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। जो पुराना एक बार सेबी का म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 में आया, इसका मतलब ये नहीं कि जो वो 1996 बन गया उसमें कोई चेंज नहीं। आज के हिसाब से लगातार उसे बदलते रहते हैं ताकि वो अप टू डेट रहे। तो ये है कहानी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बाय सेबी की। लेकिन वो करते कैसे हैं, ये सारी की सारी बातें किस तरीके से की जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स, वो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। अगले सेशन में हम बातचीत कैसे करेंगे कि देखो, अगर रेगुलेटरी नॉर्म्स लगानी है डिस्क्लोजर की तो कैसे लगाएं, ठीक है ना। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च करना है तो उसका जो स्कीम डॉक्यूमेंट है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे प्रॉपरली जाए, ये कैसे चेक हो, ये कैसे तय हो, और ऐसी बहुत सारी बातें। यानी जितने भी वहाँ पर काम करने होते हैं ना, सभी पर रेगुलेशंस लगा दिए कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, इसमें ये दिखाना पड़ेगा, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जब हर चीज़ के अंदर आपके डिस्क्लोजर बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाता है और वहाँ से लूप होल्स की जो है वो गुंजाइश घट जाती है और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है, विच इज़ द प्राइम मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन हमारा यही होता है समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।